आवाज़ सभी को मेरी क्लियर आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 12th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में जनन, या इंग्लिश में बोले तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में जनन। तो पुष्पी पादपों में जनन आज हमारा पहला लेक्चर है और क्लास 12th का ये पहला चैप्टर है। तो इसके बारे में हम लोग रीड करने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे, और इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। फिर चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, हमने पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन में दो प्राणियों का होना जरूरी है। मतलब बिना दो प्राणियों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हिंदी में बोले तो लैंगिक जनन पॉसिबल नहीं है। यानी कि दो प्राणी या दो ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो हमने लिखा है कि एक प्राणी का होना जरूरी है। मतलब इसमें एटलीस्ट एक प्राणी होना ही चाहिए। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, डजन मैटर, बट एक प्राणी कम से कम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है अर्धसूत्री विभाजन होता है वह उसके बाद निषेचन होता है। मतलब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसका मतलब ये बताना चाहता है कि जब गेमीट का फॉर्मेशन होता है, गेमिटोजेनेसिस होता है, यानी कि जब युग्मक का निर्माण होता है, गेमिटोजेनेसिस होता है, तो उस प्रोसेस में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। और गेमिट यानी कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मियोसिस एब्सेंट होता है, उसमें मियोसिस एब्सेंट होता है, यानी कि उसमें गेमिटोजेनेसिस नहीं होता है। अगला अगर देखें तो ये बोलता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं या अनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जेनेटिक वेरिएशन आएंगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा गेमिट बन रहा है वो एक गेमिट या मेल गेमिट आएगा जो है वो फादर से, और जो फीमेल गेमिट है वो आएगी मदर से। तो दोनों के अलग अलग क्रोमोसोम आकर के मिलेंगे, फर्टिलाइज होंगे, जिससे क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएशंस आएंगी। लेकिन लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उनमें वेरिएशंस नहीं आती हैं, क्योंकि उनमें गेमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसी तरह अगला देखें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, बहुत ही आराम से धीरे धीरे चलती है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत फास्ट होती है। मतलब एक टाइम पे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग या संततियों को जन्म दिया जा सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस होती है। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है। तो अगला हम लोग देखते हैं अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। यानी मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है। तो मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है पहले उसके बारे में अब देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में टर्म आया है ना समसूत्री और अर्धसूत्री का। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या ये है। तो देखिएगा, पहला है अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस और दूसरा है समसूत्री विभाजन माइटोसिस। तो ये बोलता है कि यह जननी कोशिका में होता है, यानी कि दिस हैपन इज रिप्रोडक्टिव सेल। तो जो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो जननिक या जर्मिनल या जनरेटिव सेल में होता है। यानी कि जो सेल गैमीट को प्रोड्यूस करती हैं उन सेल में जनरली क्या होता है, मियोसिस होता है। लेकिन जो माइटोसिस होता है वो सभी टाइप की कोशिकाओं में, सभी टाइप के सेल में होता है। तो यहाँ पर लिखा गया क्या कि यह कायिक कोशिका में होता है, यानी कि जर्मिनल या रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग छोड़ दें तो बाकी जितनी भी सेल हैं सभी टाइप के सेल में अपना जो है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होता है। दूसरा पॉइंट जो हमने बोला है कि यह डिप्लॉइड सेल में होता है,
यह डिप्लॉइड सेल में होता है, लेकिन जो माइटोसिस है वो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों टाइप के बहुत टाइप के सेल में होता है। तो जो अपना मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन है वो जो है डिप्लॉइड या द्विगुणित कोशिकाओं में होगा, लेकिन जो अपनी माइटोसिस है या समसूत्री विभाजन है वो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड बहुत टाइप के सेल में होती है। तीसरा जो इसका पॉइंट है, ये क्या बोलता है कि एक सेल से 4 सेल बनती है। एक सेल से कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती है। तो कैसे बनती है ये देखना। जनरली जो माइटोसिस मियोसिस होता है, यहाँ पे एक सेल, इस एक सेल से ये 2 बनेंगी और इस 2 से फिर 2 बनेंगे। तो फाइनली 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 यहाँ पर 4 सेल का प्रोडक्शन हो जाता है। तो जो माइटोसिस होता है उसमें एक सेल या एक पेरेंटल सेल से 4 गेमिट या 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे माइटोसिस की बात करें तो यहाँ पर एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप से देखो, ये एक पेरेंटल सेल, इससे ये 2 टाइप की सेल बनेंगी। तो ये ध्यान रखना कि जो मियोसिस होता है उसमें एक से 2, 2 से 4 यानी कि फाइनली 4 सेल बनती है, जबकि जो माइटोसिस होता है उसमें एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है क्रोमोसोम का नंबर जो है आधा रह जाता है, यानी कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ। तो इसमें जो होता है यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। यानी कि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पर 46 पेयर, यहाँ पर 46 या कि फिर बोल दें 23 पेयर, 46 या 23 पेयर क्रोमोसोम हैं, तो यहाँ पर हाफ हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ओनली 23 ओनली 23 क्रोमोसोम होंगे, पेयर में नहीं होंगे। नंबर में 23 होंगे लेकिन पेयर उनका नहीं होगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 23 पेयर, लेकिन यहाँ पर पेयर नहीं होता है, सिर्फ 23 ही होता है। यानी कि यहाँ पर जितनी भी सेल बनती हैं वो सब क्या होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। जबकि माइटोसिस में या समसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। यानी कि अगर यहाँ पर 46 या हम बोलें 23 पेयर क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो बाद में भी 23 पेयर ही आएगा, 23 पेयर ही आएगा, 23 पेयर ही आएगा। यानी कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। तो ये आपको याद रखना है क्या, कि जो मियोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है या आधा हो जाता है, जबकि माइटोसिस या समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। यानी जितना शुरू में है उतना डिवीजन के बाद भी रहेगा। लास्ट क्या है? यह युग्मक निर्माण के समय होता है। दिस हैपन ड्यूरिंग गेमिट फॉर्मेशन। यानी कि जो मियोसिस है, जब गेमिट का फॉर्मेशन होगा, जब गेमिटोजेनेसिस होगा, तब मियोसिस होता है। और जो अपना माइटोसिस है, ये माइटोसिस वृद्धि के समय, घाव भरने के समय होता है। यानी कि दिस डिवीजन हैपन ड्यूरिंग ग्रोथ एट द टाइम वॉन्ड हेलिंग। यानी कि अगर कोई सेल डैमेज्ड हो गई है, क्रैक्ड हो गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है, तो उस टाइम पर जो डिवीजन होता है उसको हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। तो मियोसिस जो होता है गेमिटोजेनेसिस के टाइम पे होता है या गेमिट फॉर्मेशन के टाइम पे होगा। जो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन है वो कब होगा? वो अपना जब कोई सेल डैमेज्ड हो जाएगी या सेल को ग्रोथ करना होगा, तो उस टाइम पर जो डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? अरे यस या नो बोल दो भाई सभी लोग। अरे यस या नो, क्या सभी को ये बात क्लियर है? चलिए, तो और सभी को क्लियर है तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करें या नोट करें और उसके बाद अगले स्लाइड पे चलते हैं। जल्दी, 1 2 3 4 5। चलिए, हो गया सभी का नोट? चलिए चलिए चलिए, आ जाइए। अगला देखना, अगला जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्लांट है जिसको बोलते हैं कैप्सेला।
क्या बोलते हैं, कैप्सेला, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी इसी एग्जाम्पल को हर बार बार रिपीट किया है कैप्सेला को। तो पहले हम लोग थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कैप्सेला के बारे में कि कैप्सेला क्या है। तो देखना हमने क्या बताया है, जो कैप्सेला है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेफर्ड पर्स। उसी का दूसरा नाम क्या है कैप्सेला का, सेफर्ड पर्स। तो देखना कैप्सेला जो होता है वो प्रारूपिक आवृतबीजी पादप है, यानी कि ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। कैप्सेला जो है वो क्या है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी है, एंजियोस्पर्म है। कैप्सेला एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या आवृत बीजी होता है। जो इसका दूसरा पॉइंट है, हमने लिखा है कि यह एक वर्षीय होता है और खरपतवार के रूप में सर्दियों में उगता है। आप जब एनसीईआरटी को रीड करोगे, तो क्लियरली एनसीईआरटी में ये चीज लिखा हुआ है कि जो कैप्सेला होता है वो एक टाइप का बीट्स है, खरपतवार है, जो कि जनरली विंटर सीजन में ग्रो करता है। वो जो जनरली विंटर सीजन में ग्रो करता है। तो हमने यही लिखा है कि इट इज एनुअल प्लांट ग्रो एज वीड इन विंटर। तो ये ध्यान रखना कि ये ग्रो कब करता है, विंटर सीजन में। कैसा है, वीड्स प्लांट है और एनुअल है, मतलब इसका लाइफ साइकिल 1 ईयर चलेगा, यानी कि 1 साल में ये अपना सब कुछ करेगा। मतलब फर्स्ट ईयर में ये ग्रो भी करेगा, उसी टाइम में इसमें मेगाजेनेसिस, माइक्रोजेनेसिस, ये सारा चीज होगा और पॉलिनेशन होगा और खत्म भी हो जाएगा। तो 1 ईयर में इसका लाइफ साइकिल चलता है। जनरली ये 3 to 4 मंथ का होता है। अगला देखें तो इसका जो बॉटनिकल नेम है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस। अगला चलते हैं, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो कैप्सेला है वो क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। क्रूसीफेरी फैमिली को हम लोग सरसों कुल भी बोलते हैं। क्रूसीफेरी फैमिली को हम लोग सरसों कुल या मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं। इसी को सरसों कुल या मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखना कि जो कैप्सेला होता है वो क्रूसीफेरी फैमिली या मस्टर्ड या कि फिर सरसों फैमिली से बिलोंग करता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस। अगला इसने लिखा है कि हेट्रोस्पोरस होता है। इट इज हेट्रोस्पोरस मतलब इसमें 2 टाइप के स्पोर होंगे। हेट्रोस्पोरस, इसमें 2 टाइप के स्पोर होंगे। यह विषम बीजाणु होगा, मतलब एक इसमें बनेगा क्या, माइक्रोस्पोर। एक क्या बनता है, माइक्रोस्पोर, और एक बनता है मेगास्पोर, यानी कि एक बनता है लघु बीजाणु और इस लघु बीजाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, नर युग्मक, और एक बनता है गुरु बीजाणु जिसको बोलते हैं मादा युग्मक। तो हमारे पास हमने क्या बोला कि जो कैप्सेला का प्लांट होता है, कैप्सेला का पौधा होता है, वो क्या होता है, हेट्रोस्पोरस, यानी इसमें 2 टाइप के स्पोर बनते हैं। इसमें 2 टाइप के स्पोर बनेंगे। एक तो बनता है मेगा स्पोर जिसको बोलते हैं लघु बीजाणु, और उससे आगे क्या बनेगा, मेल गैमेट या नर युग्मक। उसी तरह जो दूसरा स्पोर होता है उसको बोलते हैं मेगा स्पोर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरु बीजाणु, जिससे आगे चल करके फीमेल गैमिट बनता है। तो ये हमने लिखा है कि जो कैप्सेला होता है ये हेट्रोस्पोरस होता है। इसमें 2 टाइप के स्पोर होंगे, पहला माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगा स्पोर, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का ये फॉर्मेशन करेगा। अगला है इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, इसका कॉमन नेम है सेफर्ड पर्स। इसका कॉमन नेम क्या है, सेफर्ड पर्स। कैप्सेला का जो कॉमन नेम है वो क्या है, सेफर्ड पर्स। कैप्सेला का कॉमन नेम क्या है, सेफर्ड पर्स। अगला जो पॉइंट है वो बोलता है कि आवृत बीजियों का मुख्य पादप का है, बीजाणुद्भिद होता है। ये आप लोग याद रखना कि द मेन प्लांट बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्म इज स्पोरोफाइटिक। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनका मेन प्लांट बॉडी वो होता है स्पोरोफाइटिक, मतलब डिप्लॉइड होता है। उसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइटिक या बीजाणुद्भिद डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ये जो स्पोरोफाइटिक है ये कैसा होगा, जनरली 2n डिप्लॉइड होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड। अगला बोलता है
आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, वो 3n या त्रिगुणित होता है, जबकि अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म पादपों का भ्रूणकोष n होता है, अगुणित होता है। इंग्लिश में हमने लिखा है द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज 3n ट्रिप्लॉइड, और जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका एंडोस्पर्म n या हेप्लॉइड होता है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से क्लियरली याद रखना कि जो एंजियोस्पर्मिक या आवृत बीजी पौधे होते हैं उनका एंडोस्पर्म 3n या ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि इनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका एंडोस्पर्म हेप्लॉइड या अगुणित होता है, क्योंकि उनमें एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन चुका होता है। उनमें एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन चुका होता है। तो आप याद रखोगे जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी जो प्लांट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, जबकि जो एंजियोस्पर्मिक या आवृत बीजी प्लांट हैं इनमें जो एंडोस्पर्म होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनता है, इसलिए ट्रिप्लॉइड या 3n होता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर। आगे देखना, हमने लिखा है क्या, पुष्प एक रूपांतरित प्रोरोह है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। तो ये क्या बोल रहा है कि जो अपना फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड सूट है, मतलब जो फ्लावर है वो सूट के मॉडिफिकेशन से ही बना हुआ है। कैसे बना हुआ है उस चीज को अगर देखें तो देखना अगर हम लोग बात करें फ्लावर प्लांट की, तो प्लांट में जो सूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्ररोह, क्या बोलते हैं, प्ररोह। तो जो सूट होता है प्ररोह, इसमें दो पार्ट होता है, एक तो होता है बेटा स्टेम, एक होता है स्टेम जिसको हिंदी में बोलते हैं तना, और दूसरा इसका होता है लीफ। दूसरा इसका पार्ट क्या होता है, लीफ। दूसरा इसका पार्ट होता है लीफ जिसको हिंदी में बोलते हैं पत्ती। तो जो सूट होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्टेम और एक होता है लीफ, एक होता है स्टेम और एक होता है लीफ। तो जो स्टेम होती है यही कॉम्पैक्ट या संघनित होकर के थैलेमस में कन्वर्ट हो जाती है। जो इसकी स्टेम होती है ये क्या होती है, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट। क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट। हिंदी में बोलते हैं संघनित। क्या हो जाएगी बेटा, संघनित। तो जो इसकी स्टेम होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, थैलेमस में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, थैलेमस में, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। तो जो इसकी स्टेम होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है या संघनित हो जाती है या चपटी हो जाती है, और कन्वर्ट किस में हो जाती है, थैलेमस में। किसमें, थैलेमस में या पुष्पासन में। और जो लीफ होती है जो इसकी पत्तियां होती हैं, ये कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरल लिप्स में, यानी कि जो पुष्पीय पत्तियां हैं, जैसे जैसे कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, तो इनमें ये कन्वर्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, मॉडिफाई सूट, क्योंकि सूट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेम, एक क्या होता है, स्टेम जो कि कॉम्पैक्ट हो जाएगा, संघनित हो जाएगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, थैलेमस में। किसमें हो जाएगा, थैलेमस में। ये मैं लिख दे रहा हूँ संघनित, ठीक है। चलो, तो स्टेम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थैलेमस या पुष्पासन में, जिस पर फ्लावर रहता है। और जो लीफ होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरल लीफ में या पुष्पीय भागों में, जैसे कैलिक्स, कोरोला, यानी कि बाय दलपुंज इन सभी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ से क्या निकल के कॉन्सेप्ट आता है कि फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड सूट है या पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। फिर उसके बाद बोलता है क्या कि जो पुष्प होता है उसका दूरस्थ सिरा परागकोश से जुड़ा होता है, और जो समीपस्थ सिरा होता है वो पुष्पासन से जुड़ा होता है। यानी कि इंग्लिश में बोले तो बोल रहा है डिस्टल इंड इज अटैच ऑफ एंथर एंड प्रॉक्सिमल इंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस आर रेसिप्रोकेल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी मैं जस्ट अगले वाले पेज में समझा दूंगा कि ये क्या लास्ट में बोल रहा है कि जो इसका दूरस्थ सिरा है यानी कि डिस्टल इंड है वो किससे जुड़ा होता है बेटा, एंथर से, और जो
इसका प्रॉक्सिमल इंड होता है वो थैलेमस से जुड़ा होता है। तो ये क्या है मैं अभी इसको बता देता हूँ क्या है। पहले आप एक बार इसको पूरा नोट करना। क्या यहाँ तक में किसी को डाउट है क्या? ये बात सभी को क्लियर है क्या? अरे यस या नो, अरे हाँ या ना, क्या सभी को ये समझ आ गया? चलो बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसको सभी लोग जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो अभी मैंने लाइन बोला था उसको देखते हैं। ये पहले आप सभी लोग ध्यान रखना कि ये जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है। और हमारे हमारे नीट के जैसे एग्जाम में या अदर जो एग्जाम हैं वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। तो हमें एनसीईआरटी को लेकर के ही चलना है। पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ वो नोट्स पढ़ना है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रीड करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस नोट्स और एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो अभी उसने बताया क्या, कि जो अपना फ्लावर है ये क्या है? एंथर। तो जो अपना फ्लावर होता है एंथर होता है। इस फ्लावर की अगर बात करें, अगर इस फ्लावर की हम लोग बात करें तो देखना इस फ्लावर में हमारे पास ये कौन है? एंथर। ये कौन है बेटा? ये है एंथर। ये है एंथर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश। ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि ये जो पार्ट है ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं भाई? फिलामेंट। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। हिंदी में इसको बोलते हैं पुतंतु। तो देखना जो हमारा फिलामेंट होता है, जो हमारा फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट का ये जो इंड होता है, ये वाला, ये जो इंड होता है, इस इंड को हम लोग बोलते हैं दूरस्थ सिरा। क्या बोलते हैं? दूरस्थ सिरा। इसको क्या बोलते हैं? दूरस्थ सिरा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टल, डिस्टल इंड। और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं समीपस्थ सिरा। इसको हम लोग बोलते हैं समीपस्थ सिरा। इसको हम लोग बोलते हैं समीपस्थ सिरा। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल इंड। तो देखना, देखना हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा फिलामेंट है जिसको हम लोग पुतंतु बोल रहे हैं, इस फिलामेंट या पुतंतु के दो पार्ट होंगे। एक होता है डिस्टल इंड, एक होता है प्रॉक्सिमल इंड। तो ये देखो, ये जो डिस्टल इंड है ये किससे जाकर के जुड़ता है? एंथर से। और ये जो प्रॉक्सिमल इंड है, ये जो प्रॉक्सिमल इंड है ये किससे जुड़ता है? थैलेमस या रेसिपेटेकल से। किससे जुड़ता है? थैलेमस या रेसिपेटेकल से। थैलेमस से या रेसिपेटेकल से। ये डिस्टल इंड किससे जुड़ेगा? एंथर से। डिस्टल इंड किससे अटैच होता है? एंथर से। और प्रॉक्सिमल इंड किससे अटैच होता है? थैलेमस या रेसिपेटेकल से। और आपको बता दूं तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया था कि जो फिलामेंट होता है उसका प्रॉक्सिमल इंड या समीपस्थ सिरा किससे अटैच होता है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारा फिलामेंट है उसका उसका प्रॉक्सिमल इंड या समीपस्थ सिरा किससे अटैच होता है। तो किससे अटैच होता है भाई? थैलेमस या रेसिपेटेकल से। और जो डिस्टल इंड होता है या दूरस्थ सिरा होता है वो एंथर से अटैच होता है। तो देखना वो जो लाइन हमने लिखी थी, अब उस पर आते हैं। देखो, ये दूरस्थ सिरा परागकोश से जुड़ा होता है और समीपस्थ सिरा पुष्पासन से जुड़ा होता है, यानी कि द प्रॉक्सिमल इंड अटैच टू द थैलेमस आर रेसिपेटेकल। तो जो फिलामेंट का जो फिलामेंट का जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल इंड होता है वो किससे अटैच होगा? थैलेमस से। और जो डिस्टल इंड होता है या दूरस्थ सिरा होता है वो किससे अटैच होगा? एंथर से। किससे अटैच होता है? एंथर से। तो वापस अब इस स्लाइड पे आ जाते हैं। ये जो लाइन लिखी है हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि वो क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग फ्लावर की बात कर रहे हैं, एक फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो जनरली एक फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। एक फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स।
हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। हिंदी में बोलते हैं दल पुंज। जो तीसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंड्रोसियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुमंग। और दूसरा जो जो लास्ट चौथा पार्ट है उसको बोलते हैं गाइनोसियम, और हिंदी में बोलते हैं जायांग। तो फ्लावर के जनरली 4 पार्ट होते हैं। पहला पहला कैलिक्स या बाह्य दलपुंज, दूसरा कोरोला या दलपुंज, तीसरा एंड्रोसियम या पुमंग, चौथा गाइनोसियम या जायांग। तो ये फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। तो देखना देखना यहाँ पर अगर हम लोग फ्लावर की बात करें तो इस फ्लावर की स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाया गया है। ये यहाँ पे ये जो है इसको उन्होंने क्या बताया है? ओवरी। क्या बोला है? ओवेरी। इसको उन्होंने बोला है ओवरी। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। ये जो है इस पार्ट को उन्होंने बोला है सेपल। इसको क्या बोला है उन्होंने? सेपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य तल। क्या बोलते हैं? बाह्य तल। ये जो पार्ट होता है ये यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है, इसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं बेटा? पेटल। हिंदी में बोलते हैं दल। जनरली पेटल जो होता है वो कलरफुल होता है। ये जो पार्ट है इसको उन्होंने क्या बोला है? एंथर। क्या बोला है? एंथर। हिंदी में बोलते हैं इसको पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश। और ये जो पार्ट है इसको उन्होंने क्या बोला है? स्टिग्मा। क्या बोला है? स्टिग्मा। क्या बोला है? स्टिग्मा। हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और ये जो है ये लंबी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं बेटा? स्टाइल। हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ये लास्ट में ये जो है इन्होंने इनको क्या बोला है? फिलामेंट। इसको हमने यहाँ पे ये देखो बता रखा है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो हमने इस डायग्राम में जो जो एनसीईआरटी में लेवलिंग था वो हमने लेवलिंग कर दी है, लेकिन आप ध्यान रखना डायग्राम एनसीईआरटी से ही आपको रीड करना है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं डायग्राम में जो लेवलिंग है, जो नेमिंग दिया है उसको हटा करके ABCD लिख देते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है? फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं कैलिक्स, दूसरे को बोलते हैं कोरोला, तीसरे को बोलते हैं एंड्रोसियम, चौथे को बोलते हैं गाइनोसियम। हिंदी में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो ये इतनी बात। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो देखना हमारे पास क्या है? स्पोरोफाइटिक और ये है गेमिटोफाइटिक। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा स्पोरोफाइटिक होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गेमिटोफाइट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? गेमिटोफाइट में। यानी कि जो बीजाणु भित्त है, यानी कि जो मेन प्लांट है उससे क्या बनते हैं? गेमिट। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गेमिट में। तो आपको आपको अगर बताएं तो स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट, यानी कि स्पोर से क्या बन रहा है? गेमिट। और ये प्रोसेस कैसे होता है? मियोसिस के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं क्या? मियोसिस। क्या बोल सकते हैं? मियोसिस। हिंदी में क्या बोलेंगे? अर्धसूत्री। क्या बोलेंगे? अर्धसूत्री। और गेमीट से वापस फिर से क्या बन जाए? स्पोर। यानी कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। हिंदी में निषेचन बोलते हैं। निषेचन। तो स्पोर स्पोर जो होता है स्पोरोफाइट, वो मियोसिस या गेमिटोजेनेसिस के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गेमिटोफाइट में। और गेमिटोफाइट यानी कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन, और वापस से फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पोरोफाइट या स्पोर में। अगला इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन इवेंट या मुख्य घटना है वो क्या क्या है? पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से जो जो तैयारियां होंगी, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन जो जो तैयारियां होंगी उनको सब क्या पढ़ेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन में। फिर उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा
जैसे सीड बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, तो ये सब क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बनता है। तो 3 इवेंट हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे क्या, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन और तीसरा पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखना, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, दो कहानियां होंगी। एक तो होगा गेमिट का फॉर्मेशन, जिसमें मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट। और जो दूसरा है, इसमें क्या होगा, गेमिट का युग्मकों का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ गेमिट, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, गेमिटोजेनेसिस, यानी कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जो बनते हैं, इनका आपस में मिलन कैसे होगा, यानी कि मेल गेमिट फीमेल गेमिट के पास कैसे जाता है, कैसे ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, हिंदी में बोलते हैं परागण। तो प्री फर्टिलाइजेशन में ये दो प्रोसेस पढ़ेंगे। पहला क्या, गेमिट का अध्ययन, यानी कि गेमिटोजेनेसिस, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट कैसे बनते हैं उनके बारे में। फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ गेमिट, यानी कि जो गेमिट फॉर्मेशन हुआ है इसका कैसे ट्रांसफर होगा फीमेल गेमिट तक, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे जाइगोट, जो कि जनरली क्या होता है 2n या डिप्लॉइड, और दूसरा क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN, जो होता है 3n या ट्रिप्लॉइड। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो प्रोसेस होती है। पहला, जब गेमिट आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है जाइगोट। जाइगोट आगे जाकर के किस में डेवलप्ड होगा, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो आगे जाकर के सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो जाइगोट या युग्मनज है वो कैसा होता है, 2n या द्विगुणित। और एक और स्ट्रक्चर बनता है फर्टिलाइजेशन से, इसको बोलते हैं PEN। क्या बोलते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। तो यही दो चीज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं इसमें फर्टिलाइजेशन में। तो जल्दी से इसको सभी लोग नोट करें, फिर आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, सभी का हो गया। चलो, अगला पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी थर्ड स्टेप। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो हमारा जाइगोट है उससे एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, PEN से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने बताया 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में दो चीजें पढ़ेंगे। पहला फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, यानी मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी गेमिटोजेनेसिस पढ़ेंगे। दूसरा उसी में क्या पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ गेमिट, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ये पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में, यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन। फिर दूसरा स्टेप क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में दो चीजें बनती हैं। एक तो बनता है जाइगोट, जिसकी पोलाइडी या गुणिता होती है 2n या द्विगुणित, और एक बनता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिसकी गुणिता या पोलाइडी होती है 3n। और उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बाद हम लोग फिर से दो चीजें पढ़ेंगे। क्या, कि जो हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है उससे एम्ब्रियो कैसे डेवलप्ड होगा, और दूसरा क्या पढ़ेंगे कि जो PEN है उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये क्लियर है यहाँ तक की बात? हाँ, आपको कोई डाउट है? नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ, वही पढ़ेंगे कि जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो आगे डेवलप्ड होगा, और एम्ब्रियो से सीड, और PEN से कैसे आगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। चलो, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखना, आगे हम लोग क्या देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन या नर जननांग। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। हिंदी में बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम या पुमंग, जिसकी यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टेमन, या हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है या मेल
सेक्स ऑर्गन होता है या जो नर जनन अंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुमंग। और जो स्टेमा ऐसा जो एंड्रोसियम या पुमंग है उसकी यूनिट, उसकी इकाई को क्या बोलते हैं, स्टेमन। उसकी इकाई को क्या बोलते हैं, स्टेमन या पुंकेसर, जिसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, स्टेमन के। और स्टेमन क्या है, स्टेमन है यूनिट एंड्रोसियम की। किसकी है, एंड्रोसियम की यूनिट है। तो देखना हमने मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, हमने क्या लिखा है, पुमंग। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम या पुमंग। उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम या पुमंग। और आगे बोलता है कि जो इसकी यूनिट है, किसकी, एंड्रोसियम की, उसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमन या पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण, यानी कि इट्स यूनिट कॉल्ड स्टेमन या माइक्रोस्पोरोफिल। तो हमने पहले ही बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है या मेल ऑर्गन है या मेल सेक्स ऑर्गन है, नर जननांग है, उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुमंग। पुमंग या एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं पुंकेसर या स्टेमन। क्या बोलते हैं, पुंकेसर या स्टेमन। क्या बोलते हैं, पुंकेसर या स्टेमन। और पुंकेसर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। यानी एक होता है परागकोश और दूसरा होता है पुतंतु। तो 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 मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो अपना एंड्रोसियम है, जो अपना एंड्रोसियम है, जो अपना एंड्रोसियम है, इसके दो पार्ट होते हैं। सॉरी, एंड्रोसियम जो है इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। और स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। पहले वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पहले वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परागकोश। और दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट। तो एंड्रोसियम या हिंदी में बोलते हैं इसको पुमंग, और स्टेमन को बोलते हैं पुंकेसर, फिलामेंट को बोलते हैं पुतंतु, और एंथर को बोलते हैं परागकोश। तो हमने क्या बोला, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टेमन या पुंकेसर। और स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। और हमने पहले भी बताया था अभी कि जो फिलामेंट होता है उसका जो डिस्टल इंड होता है या दूरस्थ सिरा होता है वो एंथर से, और जो प्रॉक्सिमल इंड या समीपस्थ सिरा होता है वो थैलेमस से अटैच होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, फिर दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंथर या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एंथर या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तीसरा क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे डेसेंस ऑफ एंथर या परागकोश का स्फुटन, यानी कि पॉलन ग्रेन या जो एंथर है वो कैसे फूटता है, कैसे फटता है, उससे पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। तो अगला हमारा जो स्ट्रक्चर, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। जो एंथर है उसकी स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? हाँ भाई, तुम्हें कोई डाउट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा मेरी एक बात ज़िंदगी में याद रखना कि ज़िंदगी में कुछ हो या ना हो, इतना सफल ज़रूर बन जाना कि कहीं भी रहो तो तुम्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? यस, सभी को यहाँ तक की बात क्लियर है? बिल्कुल, हाँ, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। चलिए, बिल्कुल। तो आगे की हम लोग बात करेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यानी एंथर में क्या क्या है उसके बारे में रीड करेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग निपटाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को, फिर आगे देखते हैं। तो देखना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की अगर हम लोग बात करें तो जो एंथर का स्ट्रक्चर होता है ये हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कौन कौन क्या है।
ये जो उन्होंने बताया है इसको उन्होंने बोला है एपिडर्मिस। क्या बोला है? एपिडर्मिस। इसको क्या बोला है उन्होंने? इसको उन्होंने बोला है एंडोथीसियम। इसको उन्होंने बोला है, ये वाले को, ये, इसको उन्होंने बोला है मिडिल मिडिल लेयर। और इसको उन्होंने बोला है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो है इसको उन्होंने क्या बोला है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसको उन्होंने क्या बोला है? टेपिटम। क्या बोला है? टेपिटम। ये वाले को। तो ये लेवलिंग, ये डायग्राम आप लोग याद रखोगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एम्स से यहाँ पर क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो अब तो एम्स हट गया है, नीट में ही हो गया है। तो एम्स में वहाँ पर जब एम्स का एग्जाम होता था तो क्वेश्चन आया था इस डायग्राम को लेकर के, लेवलिंग कर दिया था ABCD और पूछ लिया था कि किसका क्या क्या नाम है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहला आउटर लेयर, वो बोलते हैं एपिडर्मिस, हिंदी में बोलते हैं अधिचर्म। एपिडर्मिस हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिचर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिचर्म। जो दूसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। इंग्लिश में बोलते हैं अंतःचर्म। क्या बोलते हैं? अंतःचर्म। जो तीसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं मिडिल लेयर, या हिंदी में बोलते हैं मध्य चर्म, या मध्य परत, या मध्य स्तर। और जो सबसे आंतरिक लेयर होती है चौथी, उसको बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में टेपिटम ही बोलते हैं। तो ये इसका डायग्राम, इस डायग्राम के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे, किसका क्या क्या काम है, कौन कौन सेल कैसी कैसी होती हैं। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर ये जो है ये पॉलन ग्रेन का, इस पॉलन ग्रेन के बारे में तुम्हें डायग्राम दिखाया गया है। जब आप एनसीईआरटी को रीड करोगे तो ये डायग्राम सभी लोग रीड करोगे। ये डायग्राम सभी लोग रीड करोगे। क्लियर है बात यहाँ तक की? तो हम लोग जो एंथर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर एंथर को हम लोग देखें तो देखना बेटा इधर, ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये, या आप यहाँ पे देखोगे ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोब। क्या बोलते हैं? लोब। तो देखोगे इस स्ट्रक्चर में कितनी लोब दिख रही है? दो लोब। कितनी है? दो लोब, या लोब को ही हिंदी में बोलते हैं पाली। तो दो लोब है। कितने लोब हैं? दो लोब। और अगर देखोगे तो एक लोब में दो चेम्बर है, ये देखो, एक ये और एक ये। एक लोब में कितने चैम्बर हैं? दो चैम्बर हैं। तो दो लोब में कितने चैम्बर हो गए? चार चैम्बर हो गए। तो इसलिए जो पोलन ग्रेन या जो एंथर होता है वो कैसा होता है? बाई लोब्ड टेट्राथीकस। कैसा होता है? बाई लोब्ड टेट्राथीकस। बाई लोब्ड टेट्राथीकस। कैसा होता है? बाइलोब्ड टेट्राथीकस, या चतुष्कोष्ठीय होता है, क्योंकि एक लोब में दो चेम्बर, तो दो लोब में चार चेम्बर होंगे। तो जो अपना पोलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड या टेट्राथीकस। कैसा होता है? बाइलोब्ड या टेट्राथीकस। तो अपना जो पोलन ग्रेन सॉरी एंथर है वो कैसा होगा? डाइथीकस, बाइलोब्ड टेट्रा स्पोरेंजिएट या टेट्राथीकस। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे हमने बताया? ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? लोब। इसके अंदर दो चेम्बर हैं, दो थीका हैं। तो इसमें भी देखोगे तो आप देखो, ये यहाँ से ऐसे एक लोब बन रही है और यहाँ से एक ये लोब बन रही है। तो एक जो लोब है उसमें दो चेम्बर हैं। एक लोब में कितने चेम्बर? लोब एक लोब में कितने चेम्बर हैं बेटा? दो चेम्बर या दो थीका हैं। दो चैम्बर या दो थीका हैं। तो एक लोब में यहाँ पर दो चैम्बर या दो थीका हैं। तो दो लोब में कितने चैम्बर होंगे? चार। तो इसलिए जो एंथर होता है वो क्या होता है? बाइलोब्ड टेट्राथीकस, यानी कि द्विपालित चतुष्कोष्ठकीय। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विपालित चतुष्कोष्ठकीय। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, द्विपालित
चतुष्कोष्ठकीय, चतुष्कोष्ठकीय। तो जो अपना एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलेब्ड और टेट्राथिकस, यानी कि द्विपालित और चतुष्कोष्ठकीय। तो एक लोब में 2 चेंबर हैं तो 2 लोब में 4 चेंबर या 4 थीका होंगे। ये बात सभी को क्लियर है? ये बात क्या सभी को क्लियर है? अरे यस या नो? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सभी को क्लियर है। जल्दी से इसको नोट करेंगे आप लोग। हाँ, बात कोई नहीं करेगा यार। बेटा मेरी बात याद रखना, जिंदगी में अगर तुम्हें कुछ करना है तो अच्छे से मेहनत कर लो, बात बिल्कुल मत करो। और ज़िंदगी में कभी कोई गलती भूल कर भी मत करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़िंदगी में भूल कर भी कोई गलती मत करना। तो इसलिए इसको जल्दी से सभी लोग नोट करें, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए जल्दी करें नोट, जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए सभी का हो गया। चलो तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे हमने जो जो पॉइंट लिखा है वो सब देखते हैं। हमने बताया था जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। हिंदी में बोलते हैं अधिचर्म। तो जो एपिडर्मिस होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर या सबसे बाहरी परत होती है। दूसरा पॉइंट, ये यूनिसेल्युलर मोटी परत होती है, थिक लेयर होती है। इच ए वन ऑफ थिक लेयर, या ये एक कोश की मोटी परत होती है। तीसरा, ये जो है सुरक्षात्मक परत या आवरण का कार्य करती है, यानी कि ये प्रोटेक्टिव लेयर या कवरिंग का कार्य करती है। किसके लिए, एंथर के लिए। फिर चौथा जो है, उत्पत्ति में ये पूबीजाणुक नहीं होती है, मतलब ये आर्की स्पोरियल। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जो हमारी एपिडर्मिस होती है इसकी ओरिजिन आर्की स्पोरियल सेल से नहीं होती है। इसकी ओरिजिन आर्की स्पोरियल सेल से नहीं होती है। कैसे होती है, क्यों नहीं होती है, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन, तो वहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि जो एपिडर्मिस होता है वो आर्की स्पोरियल सेल से डेवलप्ड या ओरिजिन नहीं होता है, वो पहले से ही बनी रहती है। तो ये 4 पॉइंट। पहला क्या, जो सबसे आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। दूसरा, इसका काम क्या है, ये एक कोशिकीय मोटी परत या यूनिसेल्युलर थिक लेयर होती है। तीसरा, ये प्रोटेक्टिव या कवरिंग का कार्य करेगी। और चौथा, ये ओरिजिन में आर्की स्पोरियल या पूबीजाणुक नहीं होगी। हाँ, आपको समझ आ गया? बोलिए, कोई आपको डाउट? हाँ बेटा, जिंदगी में 3 गलतियां कभी मत करना तुम। पहला, घर वालों के खिलाफ जाकर के शादी मत करना। दूसरा, अपने मर्जी से या अपने मन से शादी मत करना। तीसरा, तुम बेटा भूल के गलती से भी शादी मत करना। अरे समझ रहे हो कि नहीं हो? चलो तो अगला देखना। अगला जो दूसरी लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। हिंदी में बोलते हैं अंतस्थीसियम या अंतस्चर। तो इसकी जो सबसे पहली बात वो क्या, यूनिसेल्युलर होती है, मोटी होती है, थिक लेयर होती है। दूसरा जो है, ये अरीय रूप से कैसी होती है, लंबी होती है, जिस पर अरीय और आंतरिक भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज और कैलोज बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये अपनी लेयर्ड होती है, तो इन लेयर्ड में ऐसे इस तरीके से अपनी सेल्ड जो है अरेंज्ड होती हैं। तो इधर पे इस तरह से ऐसे फाइबर्स इसमें निकले होते हैं, इनमें ऐसे फाइबर्स निकले होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जो इसकी अरी और आंतरिक भित्तियां हैं, तो अरी मतलब ये इस वाल की बात हो रही है। अरी जो बोल रहा है वो, अरी जो बोल रहा है वो इसकी बात कर रहा है, इन लाइन्स की। इन लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियली या अरीय वाल। और ये जो है लेयर, ये जो लाइन है, इसको क्या बोल रहा है, इंटरनल या आंतरिक वाल। इसको क्या बोल रहा है वो, इंटरनल या आंतरिक वाल। तो देखना ये क्या बोलता है कि जो अरीय रूप से लंबी होती है, जिनमें अरीय व आंतरिक भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज कैलोज बॉन्ड पाए जाते हैं। इंग्लिश में बोले तो इट रेडियली इलोंगेट विथ अल्फा सेलुलोज एंड कैलोज बॉन्ड इन रेडियल एंड इनर वाल। तो ध्यान रखना, जो इसकी इनर वाल है ये
ये और इसकी जो ये रेडियल या अरीय वाल है, इन पर अल्फा सेलुलोज के फाइबर और कैलोस बॉन्ड पाए जाते हैं। इनका यूज क्या है आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बताएंगे कि जो अल्फा सेलुलोज के फाइबर हैं, कैलोस बॉन्ड हैं, ये आगे जो है हमारा जो पॉलन ग्रेन बनता है उनके डिजॉल्व के लिए आवश्यक होते हैं। और साथ में ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा सेलुलोज फाइबर है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे जो पॉलन अपना एंथर होता है वो फट जाएगा, जिससे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। अगला देखना, जो इसने तीसरी बात कही है, ये कैसा होता है, हाइड्रोस्कोपिक होता है, यानी कि आर्द्रता ग्राही होता है। मतलब जो मॉइस्ट वगैरह होती है, जो नमी होती है, उसको ये एब्जॉर्ब करता है, ताकि ताकि जो एंथर है उसको क्या कर सके, वो टाइम पर फट सके। जो इसका चौथा है वो क्या बोल रहा है, इस फुटन में मदद करता है, हेल्प इन डेहिसेंस। तो जो डेहिसेंस है उनमें हेल्प करेगा, क्यों, क्योंकि इनमें अल्फा सेलुलोज के फाइबर हैं, तो ये वाटर को, मॉइस्ट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जो इसकी तीसरी लेयर है उसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर या मध्य परत। तो ये ध्यान रखना, ये 3 कोष की लेयर होती है, 3 सेल लेयर होती है। आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि जो मिडिल लेयर होती है वो 3 सेल लेयर होती है। किसकी बनी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये किसकी बनी होती है, पैरेनकाइमा की, मृदु ऊतक की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पैरेनकाइमा की या मृदु ऊतक की बनी होती है। जो पैरेनकाइमा सेल होती है जनरली उसकी ये बनी होती है। तीसरा, इसका सबसे मेन काम, इसका काम क्या है, फूड स्टोर करना। क्या काम है, फूड स्टोर करना, भोजन को संचय करना, क्योंकि जो पैरेनकाइमल सेल होती हैं वो मेनली क्या करती हैं, फूड स्टोर करती हैं। इसलिए जो मिडिल लेयर होती है उनमें 3 कोष की परत होती है, ये पैरेनकाइमा की बनी होती है, इनमें फूड का स्टोर होता है, और ये शॉर्ट लाइफ्ड होती है। मतलब इसके पास जो फूड स्टोर है, जो फूड स्टोर है वो सीधे कौन ले लेता है, टेपिटम, और ये जल्द से मर जाती है, शॉर्ट लाइफ्ड होती है, अल्पजीवी होती है। यानी कि इसके पास जो फूड स्टोर है वो कौन ले लेता है, टेपिटम। इसलिए जो मिडिल लेयर है वो क्या होती है, शॉर्ट लाइफ्ड होती है। जो फोर्थ लेयर है उसकी बात कर दें तो वो कौन है, टेपिटम। तो देखना, जो टेपिटम होती है ये सबसे इंटरनल या सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आंतरिक परत होती है। दूसरा क्या, एक कोष की मोटी परत होती है। तीसरा, ये प्रारंभ में कैसी होती है बेटा, डिप्लॉइड, कैसी होती है, डिप्लॉइड, परंतु बाद में बहुकेंद्रकीय व बहुगुणित हो जाती है। मतलब ये क्या बोल रहा है, मतलब देखो इधर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है। देखो जनरली ये एक सेल और उसका न्यूक्लियस, तो ये जो टेपिटम की सेल होती है ये क्या करती है, कंटिन्यूअसली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करती है। क्या करती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, हिंदी में बोलते हैं मुक्त केंद्रीय विभाजन, मुक्त केंद्रीय विभाजन। तो जो टेपिटम की सेल होती है जनरली इनिशियल स्टेज में क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, लेकिन वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करती है, जिससे सेल तो एक ही रहेगा बट इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे बन जाते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएट। क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड या बहु केंद्रकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहु केंद्रकीय हो जाएगा, बहु केंद्रकीय या बहुकेंद्रीय हो जाएगा। तो इसमें लगातार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलते हैं, यानी कि न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली, न्यूक्लियस केवल डिवाइड होते रहता है, न्यूक्लियस डिवाइड होते रहता है, सेल का डिवीजन या बोले साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता ही नहीं है। इसके कारण ये जो डिप्लॉयड थी अब ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लॉयड या मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी। और उसके साथ साथ इसने बोला है बहुगुणिता, मतलब इसमें इसके साथ साथ एंडोमाइटोसिस भी होता है। क्या होता है, एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, इसका नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाता है। तो क्रोमोसोम का नंबर जब कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मल्टीपोलाइड। यानी कि इस टेपिटम की सेल की बात करें तो टेपिटम की जो सेल होती है इनिशियल स्टेज में कैसी होती है, इनिशियल में डिप्लॉयड होती है, लेकिन बाद में इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि लगातार कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस का डिवीजन होते जाएगा, इसके कारण ये मल्टी न्यूक्लिएटेड। और एंडोमाइटोसिस यानी कि कंटिन्यूअसली क्या होगा, क्रोमोसोम
का डुप्लीकेशन होता जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं, मतलब अलग अलग नहीं हो पाते, एक साथ सब जुड़े रहते हैं। इसलिए जो टेपिटम है वो फाइनली क्या हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीपोलाइडी हो जाती है। अगला है, ये जो टेपिटम होती है ये एंजाइम कैलोज और हार्मोन ऑक्जिन को सिक्रेट करती है। तो ध्यान रखना ये दो चीज, एक तो हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ऑक्जिन, जिसको बोलते हैं ओ ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और हार्मोन जो है ऑक्जिन, और जो एंजाइम है वो कैलोज सिक्रेट करती है। इनका यूज क्या है, जो कैलोज एंजाइम होता है वो आगे हमारे पॉलन ग्रेन में काम आएगा। तो यहाँ पर ये एंजाइम भी सिक्रेट करती है। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ तक की बात किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है क्या? अरे बोलो, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? चलो, तो बिल्कुल यहाँ तक कर लो, फिर आगे की कहानी देखते हैं कि क्या है। जल्दी से नोट करें सभी लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, तो ये सभी लोग नोट कर लिए? हाँ बिल्कुल। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, क्या शायरी सुना दे? चलो बिल्कुल, हाँ एक शायरी, चलो तो अर्ज किया है, अरे कोई हंसेगा नहीं यार, सभी लोग सुनो। अर्ज किया है कि चाय के नशे में कोई बेकाबू मत हो जाना, कि चाय के नशे में कोई बेकाबू मत हो जाना, जिंदगी में साधु या योगी बन जाना, बट किसी का बाबू मत हो जाना। जिंदगी में किसी का साधु या योगी बन जाना, बट किसी का बाबू मत हो जाना। चाय के नशे में बेकाबू मत हो जाना, किसी का बाबू या योगी हो मत जाना। तो चलिए अगला, अगला, अरे भाई एक ही बार, बार बार नहीं, चलो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि चाय के नशे में बेकाबू मत हो जाना, चाय के नशे में बेकाबू मत हो जाना, साधु या जोगी बन जाना, बट किसी का बाबू मत हो जाना, बट किसी का बाबू मत हो जाना। हाँ, अरे बस, चलिए चलिए अगला, अगला पेज देखते हैं क्या है भाई, आ जाओ। अगला है टेपिटम के टाइप, यानी कि टेपिटम का प्रकार क्या है। तो देखना, टेपिटम के प्रकार की बात करें तो टेपिटम दो टाइप का होता है, एक होता है अमीबॉइडल और एक होता है सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर। तो जो अपनी टेपिटम है वो दो टाइप की होगी, एक होती है अमीबॉइडल और एक होती है सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर। तो जो एमीबॉइडल होती है ये आद्य प्रकार के एंजियोस्पर्म में, यानी कि जो टिपिकल या प्रिमिटिव बहुत पुराने एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें पाई जाती है अमीबॉइडल। लेकिन जो एडवांस एंजियोस्पर्म है उनमें क्या पाई जाती है, जो एडवांस एंजियोस्पर्म है उनमें उनमें सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर मिलती है। यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे टेपिटम जल्दी नष्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो टेपिटम है अमीबॉइडल में यहाँ पे क्विकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करता है। तीसरा क्या बोल रहा है, यूविस्ट बॉडीज का निर्माण नहीं करता है। यूविस्ट बॉडी ये क्या होती है, ये देखो जनरली यूविस्ट बॉडी जो होती है ये पॉलन ग्रेन के चारों ओर होती है, जो बाद में स्पोरोपोलिनिन में कन्वर्ट हो जाती है, वो टेपिटम ही सिक्रेट करती है। तो यहाँ पर टेपिटम यूविस्ट बॉडी को सिक्रेट नहीं करती और यहाँ पर करती है। एग्जाम्पल में हमने 3 एग्जाम्पल लिखा है, टाइफा, एलिस्मा, ट्रेडे, स्केंसिया, और इसमें हमारा फेमस एग्जाम्पल कौन है, कैप्सेला। चलिए, तो लास्ट पॉइंट क्या है, टेपिटम के कार्य, फंक्शन ऑफ टेपिटम। तो टेपिटम जो है पीएमसी यानी पॉलन मदर सेल या पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका को भोजन देती है। तो ध्यान रखना, फूड देने का काम कौन करता है, टेपिटम। फूड स्टोर कौन करता है, मिडिल लेयर, क्योंकि मिडिल लेयर के पास क्या है, पेरेन्काइमल सेल। तो ध्यान रखना, जो मिडिल लेयर होती है, जो मिडिल लेयर होती है वो फूड को स्टोर करती है, लेकिन फूड प्रोवाइड कौन कराता है, टेपिटम। कौन कराता है, टेपिटम। कौन कराता है, टेपिटम। तो ये ध्यान रखना कि जो टेपिटम है वो पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका को फूड प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ फूड पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये ध्यान रखना कि जो फूड है वो प्रोवाइड कौन कराता है, टेपिटम, बट स्टोर कौन करता है,
मिडिल लेयर। दूसरा है जो एंजाइम है कैलेज और हार्मोन ऑक्जिन का सिक्रेशन करता है। तो हमने अभी बताया था जो टेप्टम है वो एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करता है। तीसरा यूविस्ट बॉडीज का निर्माण करता है जो नेचर में कैसी होती है, प्रोटीन नेचर की होती है। फॉर्म ऑफ यूविस्ट बॉडीज प्रोटीन इन नेचर। तो जो टेपिटम होती है वो पोलन ग्रेन के चारों ओर यूविस्ट बॉडी को सिक्रेट कर देती है जो बाद में पोलन ग्रेन में स्पोरोपोलिनिन में कन्वर्ट हो जाती है। जो अगला पॉइंट है यूविस्ट बॉडी परागकण के बाह्य आवरण का निर्माण करती है। ये देखो आ गया लाइन, क्या जो पोलन ग्रेन है उसके बाह्य आवरण का निर्माण करती है, इसलिए जो इसकी आउटर लेयर होती है वो बहुत हार्ड होती है। इंग्लिश में यूविस्ट फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, यूविस्टिकाए की, और वही यूविस्टिकाए को हम लोग आगे क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। तो ये बोलता है हेंस आउटर वॉल पोलन ग्रेन इज वेरी हार्ड। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा पोलन ग्रेन है उसकी आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन बना किसका होता है, यूविस्टिकाए का या यूविस्ट बॉडी का। अगला लास्ट प्रोड्यूस स्पोरोपोलिनिन या स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करता है। तो यहाँ तक का ये कहानी हो जाता है। यहीं पर लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। बाकी का जो है वो कल रीड करेंगे कि और अगले इस चैप्टर में क्या क्या है। तो जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट कर ले, फिर बाकी की कहानी को हम लोग कल पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए सभी का हो गया। चलिए भाई, थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। जय हिंद। और आगे इसी तरह से मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या कोई पॉइंट या टॉपिक समझ नहीं आया हो तो। चलिए, तो अब बाकी की कहानी को कल हम लोग पढ़ेंगे, लेक्चर 2 इसी चैप्टर का। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।